हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 31 है। 30 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 31 तक आपको मिलेगा। हमारे चैनल पे जाएंगे तो एक प्ले लिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की, वहाँ पे जो है कि आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 31 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और पूरा देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मलयगिरी, डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है कि कौन सी है? तो वो है आपका अनाईमुडी। ये जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, इसकी जो है कि हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है आपका 2695 मीटर, ठीक है। देखिए, जो है कि ये आपका सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका डोडा बेटा। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 2637 मीटर, ठीक है। देखिए, मलयगिरी, इसकी हाइट कितनी है? तो 1190 है। और महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है? तो इसकी जो है कि 1501 मीटर है, ठीक है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पालिनी पहाड़ियों पर, इलायची पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। देखिए, जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, ये कहाँ पे जाके मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ी पर। डी ऑप्शन सही है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं, ठीक है। देखिए, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी, ये जो है कि पालघाट दर्रे द्वारा जो है कि ये अलग होती है, ठीक है। और अन्नामलाई की ही एक शाखा पालिनी पहाड़ी कहलाती है और दूसरी जो शाखा है वो जो है कि आपकी इलायची पहाड़ी कहलाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सी नदी यूएसए एवं मैक्सिको की सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है? रियो ग्रांडी नदी, कोलोराडो नदी, रेड नदी, हडसन नदी। पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी है जो कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाते हुए कहाँ पे जाके गिरती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। वो कौन सी नदी है? तो वो है आपका रियो ग्रांडी नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कोलोराडो नदी की हम बात करें तो जो विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कोनियन है, ठीक है, वो इसी नदी पर पाया जाता है। रेड नदी जो है कि यह मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है और हडसन नदी जो है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के पूर्वी हिस्सों में ये बहने वाली नदी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी, लवणीय, पीट, लेटेराइट। देखिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये होता है आपकी काली मिट्टी का। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, काली मिट्टी को हम रेगुर या कपास की मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, इस नाम से भी हम जानते हैं। और इस मिट्टी में लोहे, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। और अभाव किस चीज़ का होता है? तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है, ठीक है। भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत का रूर के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई। देखिए, भारतवर्ष का वो कौन सा प्रदेश है जो कि भारत का रूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो कौन सा है? तो वो है आपका छोटा नागपुर। देखिए, रूर ये जो है ना, जर्मनी में रूर बेसिन कोयला या खनिज भंडार के लिए विख्यात है, ठीक है। जो जर्मनी में रूर बेसिन है वो किसके लिए विख्यात है? तो कोयला और खनिज भंडार के लिए विख्यात है ये। ठीक उसी प्रकार से भारत में जो छोटा नागपुर है, ठीक है, ये भी कोयला एवं खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जो है कि छोटा नागपुर पठार को क्या बोला जाता है? भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है।
निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। पूछा जा रहा है कि वो मुगल शासकों में से किसने बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? तो कौन था? तो वो फर्रुखसियार। देखिए 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया? शाइस्ता खां, खफी खां, दिलेर खां, मुबारिज खान। पूछा जा रहा है कि औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? तो ये किया गया शाइस्ता खां को। देखिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के जो प्रभाव थे उसको कम करना। ठीक है, देखिए शिवाजी ने शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए उसने क्या किया कि शाइस्ता खां को रात में 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को उसने जो है कि उसके शिविर पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां ने जान बचा करके भाग गया। ठीक है, छत्रपति संभाजी 1680-1689 ईस्वी किस वंश का शासक था? हर्यक, मराठा, मौर्य, नंद। देखिए छत्रपति संभाजी, जो ये छत्रपति संभाजी थे, ये जो है कि शिवाजी के पुत्र थे और ये जो है कि मराठा वंश का शासक था। ठीक है, मराठा वंश का ये शासक था। देखिए शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इनका पुत्र ये संभाजी गद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसने एक जो है कि उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि जो कलश, उनको जो है कि प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। देखिए औरंगजेब ने क्या किया कि 1689 ईस्वी में संभाजी और इनका जो कवि थे कौन, कलश, इन दोनों की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगस्त क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने अहमदनगर फोर्ट जेल से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा? शंकरराव देव, अशफाक अली, प्रफुल्ल घोष, शायद महमूद। देखिए अगस्त क्रांति के दौरान जो है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदनगर फोर्ट जेल से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा? तो कौन था? तो वो थे शायद महमूद। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगस्त क्रांति, ये जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई, जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 को, उसी को जो है कि अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक के नाम दिया गया ऐसा चेक है जिसकी अवधि बीत चुकी है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक के नाम दिया गया ऐसा चेक है जिसकी अवधि बीत चुकी है? तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी जी। देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, और इसमें भारत के विभाजन की ओर संकेत किया गया था इसमें। ठीक है, देखिए इसी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये एक दिवालिया बैंक के नाम दिया गया एक ऐसा चेक है जिसकी अवधि जो है कि बीत चुकी है। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें जो देसी रियासतें थी उनको जो है कि आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। मतलब कि ये दिया गया था कि वह भारत संघ में चाहे तो शामिल हो सकती है और न चाहे तो नहीं शामिल हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें थी उसमें। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया था। दूसरा है कि 1731 ईस्वी में वारणा की संधि द्वारा सांभा द्वितीय ने शाहू की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखिए इसमें सही उत्तर का चयन करना है। 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया था। बिल्कुल सही है।
1731 ईस्वी में वर्ना की संधि द्वारा सांभा द्वितीय ने साहू की अधीनता क्या कर ली, स्वीकार नहीं किए दिया गया, लेकिन स्वीकार वो कर ली। तो ये जो है कि पहला तो सही है, लेकिन दूसरा में क्या है, नहीं की, लेकिन वो उसने किया था, ये क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कथा शरित सागर सूरदास, रजत रंगिणी बिल्हड़, गीत गोविंद जयदेव, विक्रमाक देवचरित कल्हड़। इसमें से सही सुमेलित है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है और 3 जो है कि क्या है, गलत है। देखिए कथा सरित सागर ये जो है कि किसके द्वारा रचित की गई है, तो ये सूरदास के द्वारा नहीं रचित की गई है, ये रचित की गई है किसके द्वारा, तो ये सोमदेव के द्वारा। रजत रंगड़ी ये किसके द्वारा रचित गई है, तो ये जो है कि बिल्हड़ नहीं, ये कल्हड़ के द्वारा रचित गई है। गीत गोविंद ये जयदेव के द्वारा रचित गई है। और विक्रमाक देव चरित्र ये जो है कि आपका कल्हड़ नहीं, ये बिल्हड़ के द्वारा रचित की गई है। तो इसमें बस सही कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन है। क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। देखिए पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन जो है कि किसने किया था, तो ये किए थे विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ये डी सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अभिनव भारत एक ये क्रांतिकारी संस्था थी जिसको बीडी सावरकर ने कब 1904 ईस्वी में मित्र मेला के नाम से नासिक में स्थापित किया था। 1904 ईस्वी में मित्र मेला के नाम से नासिक में स्थापित किया था, लेकिन ये आगे चल कर के क्या हुआ कि अभिनव भारत नामक एक जो है कि गुप्त संस्था में ये बदल गई थी। स्टार्टिंग में किस नाम से इसको किया गया था, तो इसको जो कि मित्र मेला के नाम से किया गया था 1904 में, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, अभिनव भारत ये गुप्त सभा मतलब कि गुप्त संस्था में ये बदल गई थी। और इसके जो है कि गठन जो है कि विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? उत्पाद शुल्क, प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है कि केंद्रीय सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है, तो वो है आपका प्रत्यक्ष कर। ये बी ऑप्शन आपका सही है। पूंजी बाजार किससे संबंधित है? मुद्रा बाजार से, वस्तु बाजार से, शेयर बाजार से, उपयुक्त सभी से। देखिए पूछा जा रहा है कि पूंजी बाजार किससे संबंधित है, तो ये जो है कि संबंधित है आपका शेयर बाजार से। देखिए पूंजी बाजार मुख्य रूप से जो है कि प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार है ये। देखिए जहाँ पर सरकार के साथ साथ क्या होता है कि जो निजी संगठन है, कंपनियाँ हैं, वो जो है कि दीर्घकालीन ऋण एकत्र कर सकते हैं। और पूंजी बाजार जो है कि इसके अंतर्गत बांड बाजार और शेयर बाजार दोनों शामिल किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका शेयर बाजार। निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवमूल्यन होता है, इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अधिकृत होता है, इससे निर्यातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति होता है, एंड इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति होती है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ये डी ऑप्शन की, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति होती है। ठीक है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर, प्रमुख उधारी दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका रेपो रेट। देखिए इसका बिल्कुल उल्टा कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है वो क्या कहलाता है? वो रेपो रेट कहलाता है। लेकिन जब ये जो वाणिज्य बैंक हैं वो अपना अतिरिक्त कोष कहाँ पे? आरबीआई में जमा करते हैं और उस कोष पर आरबीआई क्या करता है कि ब्याज देता है। तो जिस दर पर आरबीआई ब्याज देता है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्य बैंकों को जो अल्पावधि के लिए ऋण देता है वो क्या कहलाता है? तो वो रेपो रेट कहलाता है। और इसका विपरीत जो है कि क्या होता है? वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। निम्न में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है? मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि,
+5 सम्मेलन। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है। तो कौन सा है एजेंडा 21 से संबंधित? तो वो है आपका रियो सम्मेलन। देखिए अगर हम बात करें इसकी एजेंडा 21 की, तो ये 1992 में ब्राज़ील के रियो में जो है कि ये पर्यावरण के विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व के जो नेताएं थे, सभी नेताओं के द्वारा ये हस्ताक्षरित ये घोषणा है। और ये जो एजेंडा 21 है, इसमें क्या है? तो इसमें जो है कि ये 800 पृष्ठ का एक दस्तावेज है और इसमें ये उल्लेख किया गया है कि 21वीं शताब्दी तथा उससे आगे जो पर्यावरण संरक्षण एवं विकास है, उसके लिए राष्ट्रों के अधिकारों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है इसमें एजेंडा 21 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। प्राकृतिक चयन से उपार्जित लक्षणों की वंशागति से बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। पूछा जा रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किससे? तो ये जो है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ये डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान से संबंधित है? सरिस्का, राजाजी, सतकोसिया, बुक्सा। देखिए कुछ टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। ये कहाँ से, मतलब जो राजस्थान में है वो कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान वाला सरिस्का टाइगर रिजर्व। ए ऑप्शन आपका सही है। राजाजी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तो ये वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है? पूर्वी अफ्रीका की, राइन की, स्कॉटलैंड की, उत्तरी एंडियन की। तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है वो कहाँ की है? तो वो है आपकी पूर्वी अफ्रीका की। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है संजय दुबरी एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में। संजय दुबरी एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस प्रदेश में सिचुएटेड है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट, इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।